आज देखते हैं हमारे पास लाइव में कोई क्लास में सेट है तो हम उसे रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि आप उससे कुछ सीखते हैं या नहीं। तो अनबाइंड करने के लिए आपको नैंड को बाहर निकालना पड़ेगा या फिर पर्पल स्क्रीन जाना होता है। तो इसका सीक्वेंस जो है वो ऐसे स्टार्ट होना है, पहले 60 120 ऐसे। ये 60 का मतलब 60 ही नहीं है, किसी में 70 भी आता है, किसी में 80 भी आता है। जो हम iPhone 13 कर रहे थे वो आज हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है। हेलो दोस्तों, एक इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो लाइव सेट से रिलेटेड रहने वाली है। आज देखते हैं हमारे पास लाइव में कोई क्लास में सेट है तो हम उसे रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि आप उससे कुछ सीखते हैं या नहीं। हालांकि इससे पिछली वीडियो में भी आपने अच्छा खासा उसे रिस्पॉन्स दिया है। जो भी आपको वीडियो चाहिए उसके नीचे कमेंट्स डालें और पता करें कि ये वीडियो हमें इससे रिलेटेड चाहिए, जैसे DFU से रिलेटेड या सेट डेट से रिलेटेड या फिर आपकी चार्जिंग से रिलेटेड। जो भी वीडियो है आप उसे डाल सकते हैं नीचे कमेंट्स में, और प्लीज़ कमेंट्स में ये जरूर डालें कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। अनिल भाई, आपके पास सेट है कोई? जी सर। कौन सा सेट है आपके पास? सर iPhone 13 है। दिखाइए। ये खोलवा रखा है आपने पहले से? जी सर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर ये ऑन नहीं हो रहा है। ऑन नहीं हो रहा है? जी सर। चलो आज जो है फिर से हम उसी कंडीशन को रखेंगे कि कोई स्टूडेंट से किसी सेट को रिपेयर करवाएंगे ताकि आप उससे कुछ सीखें और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि रिपेयरिंग इतनी टफ नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। बेसिक रिपेयरिंग बहुत इजी है, ज़्यादातर आपको बेसिक रिपेयरिंग से ही आपको रिपेयरिंग मिल जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं वो सारे फ्रेशर ही होते हैं, तो पहले से ऑलरेडी काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जिसे पहले से काम आता है या एंड्रॉयड कर रखा है उसी को आईफोन का कोर्स करना चाहिए। आप बेसिक वाले बंदे भी इस आईफोन के कोर्स को कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था ये जो ALS दिख रहा है आपको, ये 12 वगैरह में क्या करते हैं, बहुत से स्क्रीन लगा के देख लेते हैं मार्केट में जाके, तो उसमें एप्पल लोगो तो नॉर्मल दिखता है। उसके बाद एप्पल लोगो के बाद जैसे मेनू पे जाएगा ना तो डिम हो जाएगी लाइट। तो आपको कुछ नहीं करना है। कई बार साइटों में ये ALS नहीं लगा होता है तो उसके ऐसा होता है। हालांकि iOS 17 में ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दी गई है कि आप इसे नहीं भी लगाते तब भी लाइट जलती है। लेकिन कई बार आपके पास पुराना सेट किसी का ले लिया आपने जिसका iOS अपडेट नहीं है, तो उस पर आप जैसे स्क्रीन लगाएंगे तो क्या होगा, एप्पल लोगो तो नॉर्मल दिखेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगी। तो आप लाइट IC वाइट IC में नहीं घुसना है, इसका ALS का पत्ता लगाना है। और ये पूरा पैक सेट है और आपके पास डिम लाइट के लिए आया है, एप्पल लोगो पूरा नॉर्मल होता है फिर उसके बाद डिम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ALS में या तो पानी आ गया है या ये डिस्कनेक्ट है या ये कट गया है। इसमें लाइट एम्बिएंट सेंसर होता है। आपको पता है लाइट एम्बिएंट सेंसर का काम क्या काम होता है? फेस ID, प्रोटोन। और प्रॉक्सी का क्या काम होता है? प्रॉक्सी सेंसर कॉलिंग के टाइम जब आप कान पे लगाते हो तो लाइट बंद होती है उससे। उसके अलावा एक उसमें फ्लड भी होता है। फ्लड पढ़ा होगा आपने। फ्लड का काम क्या होता है? फेस ID। अगर ये नहीं होता है तो क्या आता है, नॉट अवेलेबल। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में भी। अगर हमारे पास ओरिजिनल फेस ID का पत्ता नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके पास X आया, XR आया, XS आया, तो क्या वो रिपेयरेबल है? अभी भी आपके पास ओरिजिनल ALS का पत्ता नहीं है, हो जाएगा। कौन सा पत्ता लगाना पड़ेगा हमें? JC का पत्ता लगाना पड़ेगा अनबाइंड करके। तो अनबाइंड करने के लिए आपको नैंड को बाहर निकालना पड़ेगा या फिर पर्पल स्क्रीन जाना होता है। तो अभी मेरे पास ये सेट जो है ना डेड है, ऐसा इनका कहना है, ऐसे इनके कस्टमर का कहना है, ऐसे हो सकता है किसी दुकानदार का कहना है। हमने उसकी बात नहीं माननी है। हमने सबसे पहले क्या करना है, उसे DC पे लगाना है और DC पे लगा के चेक करना है कि वो किस कंडीशन में डेड है। मे भी हो सकता है उसकी बैटरी खराब हो, कस्टमर को तो नहीं पता। हो सकता है जो टेक्नीशियन काम कर रहा है उसके पास DC ना हो, उसने भी बाबा चार्जर लगा के देख लिया हो। तो जब भी आपके पास सेट आता है तो आप कस्टमर के साइड से बात नहीं मानेंगे। कस्टमर कई बार बोलता है मैंने बैटरी बदल दी, कई बार बोलता है डिस्प्ले बदल दिए, उसकी बात नहीं माननी है। सबसे पहले आपको DC पे लगाना है और फिर से चेक करना है कि किस कंडीशन में है। समझ रहे हैं मेरी बात को? DC पे लगाना भाई से। इसमें 13 ढूंढो। हाँ जी, इधर से लगाइए, सही लगा रहे हैं। कनेक्ट कर दिया आपने? देखो उन्होंने कनेक्ट कर रखा है, तो इसमें ऑटो एम्पियर तो नहीं है। ऑटो एम्पियर का मतलब क्या है? बिफोर तो नहीं है, यानी ऑटो एम्पियर का मतलब बिफोर पावर में, यानी पावर से इनपुट की लाइनों में से कोई शॉर्टिंग नहीं है। जब भी आप फ़ोन को स्टार्ट करेंगे तो उसे हम बूट बोलते हैं, उसका बूट होगा। तो जैसे आपने स्टार्ट किया तो फ़ोन पहले 0 पे होगा, जब ट्रिगर करेंगे तो ये स्टार्ट करेगा तो 0 0 60 होगा ऐसे, फिर ये 120 चलेगा, फिर ये 200 जाएगा, फिर ये मैक्स 2.6 तक चला जाएगा, यानी 2600 मिली तक चला जाएगा। डिपेंड करता है कौन सा मॉडल है। जैसे 11 आईफोन 6 या 6 प्लस है या 6S है तो ये आपका 1100 या 1500 तक जाता है, उसके बाद रिटर्न हो जाता है। और अगर आपका A10 से ऊपर का मॉडल है तो ये 2 एम्पियर से ऊपर, हाँ, तो यहाँ तक आएगा या फिर
यहाँ तक जाएगा, है नहीं। इसका मतलब है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आपने पावर है, पावर को इनपुट दिया 3.7 से, पावर ने ट्रिगर हुआ, पावर ने अपने वोल्टेज बनाने स्टार्ट किए, सीपीयू स्टार्ट हुआ, सीपीयू के साथ नैंड स्टार्ट हुई, तो 200 तक 210 तक ये क्रॉस करते ही आपका क्या देने लगता है, एप्पल लोगो। तो ये जो करंट है, जैसे ऐसे सीक्वेंस चल रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे क्या हो रहा है, 1 बाय 1 सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? तो जैसे आपने घर में 4 रोटी बनाई और आपके डिवाइडेशन क्या है कि एक रोटी ये खाना है, एक रोटी आपने खानी है, एक रोटी आपकी मदर ने खानी है, फादर ने खानी है, तो सबने एक एक खानी ना। अगर ये सडनली एकदम सारी रोटी खा जाए कोई, चारों के पास ना पहुंचे, तो बाकी 3 तक सेक्शन तो नहीं पहुंचेगा, यानी वोल्टेज नहीं पहुंचेगा। तो इसका सीक्वेंस जो है वो ऐसे स्टार्ट होना है, पहले 60, 120 ऐसे। ये 60 का मतलब 60 ही नहीं है, किसी में 70 भी आता है, किसी में 80 भी आता है। तो अभी हम देखते हैं हमारा बूट सीक्वेंस इसका कैसे स्टार्ट कर रहा है, देखिए जरा। तो इसका नॉर्मल बूट है या क्या बूट है? डीसी दिखाई दे रही है सभी को? स्क्रीन पे देखो, देखो ये है इसका ऑन ऑफ। ये पहली पिन दिख रही है आपको, ये वाली पहली पिन, इसे चिमटी से ऐसे शॉर्ट करो यहाँ से। छोड़ दो, अभी छोड़ दो। क्या आया ये 1700, मतलब डायरेक्ट जंप ले गया 1700 की। क्या समझ में आ रहा है इससे? आफ्टर पावर। आफ्टर पावर का मतलब क्या है? देखो, एक तो होगी पावर से पहले की शॉर्टिंग, एक होगी पावर से बाद की शॉर्टिंग। तो ये इसे हम पावर मान लेते हैं ऐसे, ये पावर होगी भाई। पावर को कहीं से इनपुट मिल रहा होगा, अगर इनमें से इनपुट में से कोई लाइन शॉर्ट होती है तो इसे हम बोलते हैं क्या? बिफोर पावर। और पावर की जब आउटपुट लाइन है, पावर का काम क्या है? इसका एलडीओ बनाने का, बक बनाने का काम है, जो सीपीयू सेक्शन या नैंड सेक्शन वगैरह के लिए काम कर रही है। अगर इनमें से कोई लाइन शॉर्ट होगी तो इसे कर पड़ेंगे हम आफ्टर पावर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अभी इसमें कौन सी कंडीशन है? तो क्या मैं इधर कोई चेक करूं तो रिपेयरिंग हो जाएगी? अब मैंने खरीद लिया एक थर्मल। क्या खरीद लिया? थर्मल। क्योंकि बहुत से कहते हैं आफ्टर पावर के लिए आपको थर्मल की जरूरत पड़ेगी, पड़ती है, जरूरत है भी, चाहिए भी। आप चाहें तो रोजन भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अलावा शॉर्ट किलर भी यूज कर सकते हैं। ये सब टूल हैं, इसमें से किसी पे कुछ नहीं लिखा है कि ये यहाँ यूज नहीं होगा, ये यहाँ यूज होगा। ये आपके हाथ पे डिपेंड है। आप चाहें कहीं पर भी जाके थर्मल लगा ले, कहीं पर भी जाके रोजन लगा दे, वो मना थोड़ा ना करेगा रोजन लगने से। तो यानी टूल खरीदने से रिपेयरिंग नहीं होगी, ये टूल खरीदने से कोई बेनिफिट नहीं। पहले आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अक्सर बंदे क्या करते हैं, जब भी आफ्टर पावर में कंफ्यूजन क्या होती है उन्हें, वो जब आफ्टर पावर देखते हैं और इसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो पूरे बोर्ड पे रोजन लगाते हैं। क्या करते हैं? उस पे पूरे बोर्ड पे आपने रोजन लगाया और रोजन लगा के ट्रिगर मारा। अब इसका सोर्स जो है ये है पावर, है नी? ये इसकी इन हो गई और ये इसकी क्या हो गई? आउट हो गई। अब आउट में से कोई भी लाइन अगर शॉर्ट है, यहां पर मान लीजिए ये लाइन शॉर्ट है आउटपुट की, मैं से कह रहा हूं 1.8, ये लाइन आपकी क्या हो रही है? शॉर्ट हो रही है। और आपने ट्रिगर मारा तो पहले इन्फ्लुएंस आएगा इस पर। आप चाहे थर्मल में रख के देखें, आप चाहे रोजन लगा दें, इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट है। इसका मतलब ये है कि आप उसे जब भी पावर की या किसी भी आईसी की आउटपुट लाइनें शॉर्ट होंगी और अगर आपने वोल्टेज के इन पे दिया तो पहले ये गर्म हो जाएगी। कोई भी आईसी होगी वो पहले गर्म हो जाएगी। तो ये सही तरीका नहीं है। यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा? इन लाइनों को फाइंड करना पड़ेगा, इसमें से कौन सी लाइन क्या है? शॉर्ट है। जो लाइन शॉर्ट होगी वो आपको 0001 या 0002 दे रही होगी, ऐसे आपको शॉर्ट फाइंड करनी है। समझ गया क्या करना है? करें? या अगर मैं इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूं तो, या फिर बहुत है, समझ में आ गया है? आ गया है? अब डिपेंड करता है कौन सा मॉडल है। A8 है तो उसमें आपकी मिनिमम 11 लाइनें होती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, A9 है तो ये लाइनें आपकी 12 या 13 लाइनें बनती है। इवन अभी मैक्स 17 से 21 लाइनें बनने लगी हैं। जैसे 13 वगैरह देखेंगे तो उसमें 21 लाइनें तक बनती हैं। तो बक लाइन अलग चेक करनी पड़ती है, एलडीओ लाइन अलग चेक करनी पड़ती है। लेकिन बक के लिए आपको ध्यान रखना है कि अमन, क्या बोल रहा हूँ बक के लिए मैं? कहीं गए हुए हो तुम? नहीं गए हुए थे कहीं? हाँ, बक का मतलब ये है कि बक में हमेशा लो जीआर बनेगी। तो अगर आप बक चेक कर रहे हैं तो उसमें कई बार क्या हो सकता है, 0000 ऐसे 5 भी आ सकता है, 000 ऐसे 10 भी आ सकता है। तो ये लो जीआर है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि बक में कई बार लो जीआर भी बनती है। ठीक है, इसके लिए आप डीएसओ वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप रेफरेंस भी ले सकते हो, आपके पास सेकंड दूसरा बोर्ड पड़ा है तो उससे भी ले सकते हो। लेकिन जो एनर्जी की है यानी एलडीओ की लाइन है वो 250 अबाव बनेगी।
ये आपको ध्यान रखना है। कितनी? 250 अबाव। जब भी आपका सेट इस तरह का रिएक्शन देता है, जैसे आपने ट्रिगर किया और जंप मार के स्टक हो गया, क्या हो गया? जैसे आपका हैवी एम्पियर लिया और जंप मार के वहां पे क्या हो गया? स्टक हो गया। तो सबसे पहले प्योर चांसेस या बहुत ज्यादा चांसेस जो होते हैं, हम जाते हैं उसकी नैंड आईसी पर। किस पर जाएंगे? अगर चलते चलते अपने आप बंद हुआ है तो अक्सर नैंड आईसी के पास के कैपेसिटर जो है उनमें आपको कोई ना कोई शॉर्टिंग जरूर मिलेगी, लेकिन उसका रिएक्शन क्या होगा कि वो हैवी एम्पियर को लेकर जंप मारकर वहीं पर स्टक हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ सिम्टम्स और भी होते हैं जो आप क्लास में सीखते हो कि अगर वो 2.8 की लाइन है या 2.6 की लाइन है, 12 जैसे देखेंगे आप, तो उसमें 25 मिली एम तक जाके फिर जीरो हो जाएगा, 25 मिली एम तक जाएगा फिर जीरो हो जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सेट आता है जिसका बूट सीक्वेंस ऐसे स्टार्ट नहीं कर रहा है, जैसे 0060 से नॉर्मल ना होकर ऐसे डायरेक्ट जंप मार रहा है 500 की, 700 की, 1800 की, 1500 की, ऐसे कोई भी जंप मार रहा है, तो इसका मतलब आपको पावर के आउटपुट लाइनें चेक करनी होती हैं। क्लियर भाई यहां तक? अभी हम इसकी ये नैंड दिख रहा है हमें, इसे ऊपर लेकर आइए थोड़ा सा। इसका ना ये सारी तरफ का ये जितना दिख रहा है ना भाई आपको, ये सारा ग्लू हटा दो ऐसे हल्के हल्के ब्लोर से पीसीबी होल्डर में बांध के। 11 से ऊपर के जो भी मदरबोर्ड है आपके पास, 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, 12, 13, इनका ग्लू जो है बहुत सॉफ्ट है, तो आपका 200, 220 इनफ रहता है ग्लू कट करने के लिए। अगर आप 857 यूज कर रहे हैं तो आपको नैंड का ग्लू नहीं काटना है। छोटे नैंड के ऊपर जो कंपोनेंट लगे ना, इनका ग्लू साफ करो पहले बस। और ज़्यादातर बंदे जो फंसते हैं वो आफ्टर पावर में ही फंसते हैं। इसे सेकेंडरी लाइन भी बोलते हैं, एंड्रॉयड की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लाइन भी बोलते हैं। आप पहले वाली लाइन को प्राइमरी लाइन भी बोल सकते हो, इसे सेकेंडरी लाइन भी बोल सकते हो। मॉरल कहने का यह है कि जो पावर के आउटपुट की लाइन है उसमें से कोई लाइन शॉर्ट है, बस हो गया, बस बहुत है बच्चे। यहाँ देखो ये हार्ड डिस्क है, तो अभी हमारे पास जो 12 ये 13 है नहीं, तो 13 का हमारे पास सिमेटिक तो है नहीं। टैग करके देख लेते हैं क्या सिमेटिक है कहीं। इसमें कौन सी नैंड लग रही है? PCI 1, PCI 2? PCI 2 लगती है इसमें। लेकिन 13 की नैंड का बॉन्ड जो है वो 13 के किसी मॉडल में मैच कर जाएगा। यानी देखने में तो ये 8 वाली ही नैंड है, लेकिन ये 8 में नहीं चलेगी कि iPhone 8 से लेकर 11 Pro Max तक की नैंड आप एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हो, यानी आप अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन 12 की नैंड 12 सीरीज़ में चलेगी, ऐसी 13 की नैंड 13 सीरीज़ में चलेगी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर वही है। तो अभी तक देखा जाए तो जैसे आपके पास PCI 2 होती है अगर, तो इसे 3 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। एक आपका 1.8 वोल्ट, एक आपका 3 वोल्ट और एक आपका 0.90 है नहीं। ये 3 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है बेसिक। अब मे भी हो सकता है इसकी ये लाइन चेंज हो जाए, थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएट कर जाए, हो सकता है ये 2.6 बन जाए, लेकिन ये तो रहती है। तो अभी हमें 3 लाइनें चेक करनी है इसकी कि कौन कौन सी लाइनें हैं। तो सबसे पहले तो हम ये वाला ट्रैक चेक कर लेते हैं। ये वाला देखें, सिर्फ नैंड का देख लेते हैं पहले। इसके कंपोनेंट है, हाँ कितनी GR है इसकी? 600 समथिंग है नहीं, 600 समथिंग है। अभी हम मल्टीमीटर पे देख लेते हैं कि हमारी GR कितनी है। ये दोनों, ये वाले, ये दोनों चेक करके बताओ कितनी GR है। 429 से लगभग ठीक ही है, यानी एक लाइन तो इसकी ठीक आ रही है। मे भी हो सकता है तीनों ही ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, फिर हमें आगे जाना पड़ेगा। ये वाले 2 कैपेसिटर पे इस पे मार दे। ये दूसरी लाइन है, इसकी GR है 240 इन 2 कैपेसिटर पे, लगभग सेम ही है, 270 240 एक जैसी है। तीसरी लाइन चेक करें, आपको ऐसे 11 या 17 लाइनें चेक करनी पड़ जाती है कई बार क्या होता है पहली लाइन चेक की उसमें जैकपॉट निकली या वही शॉर्ट निकली, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी लाइन है ये 33
11 वाली, 99 11 वाली, ये वाली 490, मतलब लगभग 450 490 समथिंग आनी है। अभी हम देखते हैं हमारी कितनी है इस पर। हो सकता है इसने ढंग से लगाओ, ऊपर की तरफ लगाओ पहले, ऊपर की तरफ तो नहीं है इसकी लाइन, ऊपर भी ग्राउंड है, नीचे भी ग्राउंड है, और नीचे लगाना, नीचे नीचे भी ग्राउंड आ रहा है। तो ये लाइन अभी मुझे लग रहा है कि इसकी ये क्या है, शॉर्ट है। तो अब इस लाइन को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वोल्टेज। पता होना चाहिए सर। अब अगर आप बैटरी इधर से डीसी की तरफ से इसे वोल्टेज इंजेक्ट कर देंगे तो पहले पावर गर्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर वो लाइन ढूंढनी है पहले जो लाइन शॉर्ट है, फिर उस लाइन का वोल्टेज देखना है कितनी लाइन का वोल्टेज है। मान लीजिए ये आपकी लाइन जो है, ये वाली लाइन है 1.8 ऐसे समझिए, और ये वाली लाइन है 3 वोल्ट, ये वाली लाइन है या ये वाली 0.90। तो ये वोल्ट है, इसका वोल्ट का मतलब है कैपेसिटी, कि इस तार पे कितनी वोल्ट आप दौड़ा सकते हैं, यानी इसकी झेलने की क्षमता कितनी है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपका वोल्ट कितना है। अब कई बार आपके पास सिमेटिक, जो जैसे अभी मेरे पास 13 का सिमेटिक है, तो 13 के सिमेटिक में ये नहीं पता चल रहा मुझे कौन कौन से वोल्ट की लाइन है। ये तो पता चल गया लाइन शॉर्ट है, लेकिन इस पर वोल्टेज इंजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वोल्टेज का कंफर्म करना पड़ेगा। तो इस जैसा अगर मेरे पास 12 देखे तो 12 में भी ये लाइन होगी। अगर हम पता लगाना चाहें तो ऐसे ही पता लगा सकते हैं, जैसे ही मैंने अभी आपको सिखाया भी था। सिखाया इसके बारे में कैसे वोल्टेज पता करना है, हाँ तो देख लेते हैं इसमें कैसे पता करना है। इसकी बॉल है J8M9, कोई सी भी एक बॉल याद रख ले दी इसमें से, कोई सी भी एक याद कर लो, M9 याद कर लो, N9 या N8 याद कर लो, ऐसे जो भी एक बॉल याद कर सकते हैं आप इसकी। अब आप 12 में चले जाइए, और 12 में ये लाइन को जूम कर रही है, कौन सी बॉल थी वो, M9 ऊपर आ गई, ये है नहीं, यही है, हाँ वही बॉलें हाईलाइट हुई हैं जो उसमें हुई हैं। तो G8 भी इसमें आ गई। अब इसका एक कैपेसिटर ये दिख रहा है, देखो मुझे यहाँ पर, या यहाँ पर एक कैपेसिटर दिख रहा है, तो इस पर हो सकता है इसका वोल्टेज लिखा गया हो, क्योंकि 12 तो इसका सिमेटिक अवेलेबल है। देखो जरा, अच्छा हाँ यहाँ देखो, यहाँ दिख जाएगा आपको 0.83। तो यानी कि मुझे पता चल गया लाइन कितने वोल्टेज की है, 0.83 की लाइन है। तो अगर मैं डीसी से अगर वोल्टेज इंजेक्ट करना चाह रहा हूँ उस पर, तो 0.83 करना है। जब ये लाइन शॉर्ट आ रही है तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, ये तो है इसका सोर्स, या तो ये सोर्स शॉर्ट हो गया हो, या ये डेस्टिनेशन शॉर्ट हो गया हो, या फिर इसके बीच के कंपोनेंट जो है ये शॉर्ट हो गए हो। क्या करें, एक एक करके सबको हटा दें, फिर वोल्टेज इंजेक्ट भी कर सकते हैं हम, वोल्टेज इंजेक्ट करके भी पता चल जाता है नहीं? तो कितना वोल्ट रखना होगा, 0.83। तो मैक्सिमम मैं 1 वोल्ट तक दे सकता हूँ उसे, तो मैं 0.83 कर लेते हैं। डीसी करो से, सेक्शन पता है कहाँ कहाँ रोजन लगाना है, वोल्टेज कर दिया आपने सेट। और एम्पियर कितना कर सकते हैं भाई, मैंने कर रखा है 3 एम्पियर, 4 भी कर सकता हूँ, 5 भी कर दूंगा। लो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि एम्पियर जो है एक तेजी है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बक पे आप ना मारें इसे। किस पे ना मारें, बक पर थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। शॉर्ट किलर तो बिल्कुल नहीं मारे, उससे सीपीयू उड़ जाएगा। एलडीओ लाइन पे मार देते हैं कई बार हम, चलता है उसमें, कुछ नहीं होता है। रोजन लगाइए छोटे इस पे पहले। थर्मल में भी कर सकते हैं काम हम, बट थर्मल सब तो खरीदेंगे नहीं, तो इसलिए रोजन ज़्यादा बेहतर है। डीसी तो सभी खरीद लेंगे, तो डीसी से भी फाइंड कर सकते हैं हम इसे, अगर आपके पास थर्मल है। सब पे जो भी उसके, क्या कर सकते हैं भाई, किसी एक कैपेसिटर लगाना है, सब पे लगाना है, जितने उसके लाइन से जुड़े हुए हैं सब पे लगाना पड़ेगा ना। मे भी हो सकता है कोई इधर वाला हो या उधर वाला हो, तो एक पे लगा के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सब पे एक साथ लगा देना है, फिर वोल्टेज इंजेक्ट मार देना है। एक आध याद रखना जिस पे आप डीसी मारें, सही है, बस ठीक है, बहुत इनफ है। देखना जरा दिख जाएगा भाई इतने पे। अभी एक काला तार जो है आपका, उसे ग्राउंड पे रखो, मल्टीमीटर को उस पर डीसी पे सेट कर दो। बूट केबल से कोई भी शॉर्ट किलर नहीं करेगा, ये बूट केबल खराब हो जाएगी। अच्छा कंपोनेंट दिखाना, कंपोनेंट कौन सा है जिस पे हम दे सकते हैं, इनमें से मोटे वाले में से भी किसी पे दे सकते हैं। इधर नहीं देंगे, लेकिन हम इधर देंगे पहले, यहाँ से इधर वाले याद करना भाई, इनमें से कोई कैपेसिटर पहचान जाओगे। हाँ जी, ये कैपेसिटर निकाल दो यार, ये वाला 1700 की कंजप्शन, ये वाला कैपेसिटर निकाल दो, 13 एम्पीयर में होल्डर में बात, मुझे लग रहा है ये शॉर्ट है। कितने वोल्ट, हाँ जी।
ब्लड ठीक करके गरम तो हुई थी कहीं से साइड कर ले। कौन सा निकालना? ये निकाल दे ये बात। अभी देखो आ गई ना, वो बीच वाला है ये वाला, मुझे लग रहा है ये वाला कंपोनेंट था वो, ये हमने गलत हटाया, ये वाला था वो बीच वाला। हटा देंगे तीनों। जरा चेक करके देखो तो उस पर भी GR है अभी 310 का। हाँ अभी सही आ रही है। स्क्रीन लगा के ट्रिगर करके देख, एक कर दे। चलो भाई।